दोस्तों 21वीं सदी का अगर सबसे बड़ा कोई स्कैम होने वाला है तो वो होने वाला है बिटकॉइन। 2010 में एक बिटकॉइन की वैल्यू थी $0.39 यानी लगभग 18 रुपए उस टाइम के एक्सचेंज रेट के अनुसार। और मई 2021 में बिटकॉइन की वैल्यू है $37,000 यानी लगभग 26,97,000 रुपए। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। लेकिन दोस्तों ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि बिटकॉइन आखिर है क्या और ये चीज कहाँ से आई और ये आई तो क्यों आई। तो दोस्तों बिटकॉइन एक करेंसी है, वैसे ही जैसे हमारा रुपया एक करेंसी है, US डॉलर एक करेंसी है, लेकिन इनमें और बिटकॉइन में फर्क सिर्फ इतना है कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। मतलब कि आप इसे कभी भी छू कर नहीं देख पाओगे क्योंकि ये कंप्यूटर से ही बनती है और इसको कंप्यूटर में ही स्टोर रखा जाता है। लेकिन अब जो सवाल उठता है वो ये कि जब हमारे पास पहले से ही रुपया, डॉलर और रियाल जैसी अच्छी खासी करेंसीज है तो हमें बिटकॉइन की जरूरत पड़ी क्या और इस तरह की अजीब बिटकॉइन को बनाई क्यों गया। दोस्तों अगर इसको बनाने का मैं आपको सिर्फ एक बड़ा कारण बताऊं तो इसको बनाने का सिर्फ एक कारण था और वो था भरोसा, यानी कि ट्रस्ट। दोस्तों आज आप और हम जिस कागज के टुकड़े को मनी कहते हैं या फिर आपकी बैंक पासबुक में लिखे हुए जिन नंबर्स को आप मनी कहते हो और जिससे हम किसी से कुछ भी खरीद सकते हैं, आज से हजारों साल पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों हमारे पूर्वज जो थे वो बार्टर सिस्टम काम में लिया करते थे, ना कि मनी सिस्टम। और उस सिस्टम में वो चीज के बदले चीज दिया करते थे। यानी मान लीजिए आप किसी को 1 किलो आलू देके उसके पास अगर 1 किलो दाल है तो आप 1 किलो दाल ले सकते हो, या फिर आप उसको 1 किलो चावल देके उसके पास कुछ बर्तन ले सकते हो। तो इस तरीके के आपके पास जो चीज होती थी वो आप सामने वाले को देते थे और सामने वाले के पास जो चीज होती थी वो आपको देता था और दोनों को अपने मन की चीजें मिल जाया करती थी। लेकिन इस सिस्टम में सबसे बड़ी कमी ये थी कि अगर आपके पास जो चीज है वो सामने वाले को नहीं चाहिए तो फिर आपको भी वो चीज नहीं मिलेगी जो सामने वाले के पास है। और इसी सबसे बड़ी कमी के कारण से सोने और चांदी की मुद्राएं काम में लेना स्टार्ट किया गया। जैसा कि आपने पुराने नाटकों में और अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा कि अलग अलग राजा अपनी अलग अलग सोने और चांदी की मुद्राएं चलाया करते थे। और दोस्तों हजारों साल बाद वही सोने और चांदी की मुद्रा बदल गई कागज की मुद्रा में। लेकिन स्टार्ट में किया क्या जाता था कि उस कागज की मुद्रा के पीछे, उस कागज की मनी के पीछे सोना रखा जाता था। यानी आपके पास भी जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भी मनी छापता था, कागज के जो भी रुपए छापता था, उतनी ही वैल्यू का सोना वो अपने पास लॉकर में रखता था। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर रिजर्व बैंक ने 1 लाख रुपए की मुद्रा छापी, 1 लाख रुपए के नोट छापे, तो 1 लाख रुपए का सोना भी वो लेके एक लॉकर में रखेगा जो उस मुद्रा की वैल्यू के बराबर होगा। और दोस्तों इसी सिस्टम को गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों 1956 में भारत में सिस्टम खत्म कर दिया गया और इसकी जगह मिनिमम रिजर्व सिस्टम भारत में लाया गया। और इस सिस्टम के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सिर्फ 115 करोड़ रुपए का गोल्ड ही अपने रिजर्व में रखना होगा और उसके सामने वो चाहे जितनी भी चाहे उतनी मुद्रा छाप सकता है। उसके लिए किसी भी प्रकार का और कोई अतिरिक्त गोल्ड रिजर्व में रखने की जरूरत नहीं होगी। और इसका सीधा सा मतलब दोस्तों ये कि अब आपको रुपए के पीछे सोना नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा तो RBI गवर्नर का भरोसा। और वो आपको नोट पे लिखा हुआ मिलता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो आप सिर्फ उस वचन के भरोसे से मान के चल रहे हो कि ये कागज का टुकड़ा 500 रुपए माना जाएगा, इसकी वैल्यू 500 रुपए है। इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, वो है आपका भरोसा रिजर्व बैंक पे, आपका भरोसा सरकार पे। और दोस्तों ऐसी मनी जिसके पीछे सोना नहीं रखा जाता, जो सरकार और RBI पे हमारे भरोसे के पीछे चल रही होती है, उस मनी को कहते हैं फिएट मनी। तो दोस्तों इन शॉर्ट कि ये पूरा सिस्टम सरकार पर आपके भरोसे पर टिका हुआ है। लेकिन अगर आपको सरकार पर भरोसा ना हो तो आप कहां जाएंगे। और दोस्तों इसी मुद्दे पर साइबर पंक्स नाम के एक ग्रुप ने मुहिम चलाई जो कि पैसे और लेन देन पे बड़े बड़े बैंकों के, रिजर्व बैंकों के और सरकार के कंट्रोल का विरोध कर रहे थे। और दोस्तों 2007 में होती है वो भयानक घटना जिसका सबको डर था। अमेरिका में बहुत बड़े बड़े बैंक डूब गए और उसके साथ में सरकार के भरोसे उन बैंकों में लोगों द्वारा रखा गया अपना पैसा भी डूब गया। और दोस्तों उसी टाइम के आसपास एक आदमी जिसने अपना नकली नाम रखा सतोशी नाकामोटो, क्योंकि अगर वो असली नाम रखता तो उसकी पहचान जो है वो उजागर हो जाती, तो अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए उसने अपना नकली नाम रखा सतोशी नाकामोटो और उसने बिटकॉइन का आइडिया सबसे पहले दुनिया को दिया। और दोस्तों इस आइडिया में उसने दुनिया को बताया कि ऐसी मनी के बारे में जो डिजिटल होगी, पूरी तरीके से डिजिटल होगी, एक आदमी से दूसरे आदमी को सीधी भेजी जा सकेगी, उसमें किसी बैंक की और किसी सरकार की बीच में जरूरत नहीं होगी। यानी क्रिप्टो करेंसी सरकार पे आपके भरोसे की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बनाई गई। अब क्रिप्टो करेंसी से आप डायरेक्ट
जिसके साथ लेन देन करना चाहते हैं उसके साथ लेन देन कर सकते हैं। आपको सरकार के भरोसे और सरकार द्वारा छापी गई मुद्रा के भरोसे रहने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। इसी आइडिया के बेस पे क्रिप्टो करेंसी का दुनिया में जन्म हुआ। और दोस्तों सतोशी नाकामोटो ने क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को काम में लेके एक ऐसी करेंसी बनाई जिसको विदाउट एनी सेंट्रलाइज कंट्रोल के दुनिया में आप किसी को भी पेमेंट करने या फिर उससे पेमेंट प्राप्त करने में काम में ले सकते हो, और ये काम आप कर सकते हो डायरेक्टली खुद ही। और दोस्तों इसी को हम बिटकॉइन कहते हैं। बिटकॉइन कोई असली कॉइन नहीं है, बल्कि ये 100% वर्चुअल करेंसी है जो आपके कंप्यूटर में ही स्टोर रहेगी। आप इसको हाथ में लेके देख ही नहीं सकते। और दोस्तों बिटकॉइन में बहुत सारे लेजर्स और ब्लॉक्स होते हैं जिनको माइन किया जाता है और जिसको हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों बिटकॉइन का सबसे पहला ब्लॉक जो है वो सतोशी नाकामोटो ने ही माइन किया था और इसके रिवार्ड में उसको 50 बिटकॉइन यानी 50 बिटकॉइन मिले थे। लेकिन दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न कि बिटकॉइन इतने ज्यादा रुपयों की वैल्यू पे पहुंचा कैसे, और क्या सच में ये इतने रुपयों की चीज है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान्ड स्कीम चल रहा है। और दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल काम में लूंगा जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस। इस रूल के हिसाब से दोस्तों किसी भी चीज की जो प्राइस होती है यानी उसकी जो वैल्यू होती है, उसके जो दाम होते हैं वो उसकी डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर किसी चीज की डिमांड कम है और उसकी सप्लाई ज्यादा है तो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। और अब मैं इससे आपको समझाने वाला हूं कि बिटकॉइन का स्कैम हकीकत में है क्या। दोस्तों 2010 में बिटकॉइन की कोई वैल्यू नहीं थी, अप्रोक्सीमेटली 0 वैल्यू थी बिटकॉइन की 2010 में। और इसी टाइम के आसपास एक आदमी ने दुनिया में बिटकॉइन से पहली चीज खरीदी और वो चीज थी 2 पिज्जा। 2 पिज्जा खरीदने के लिए उस आदमी ने 10,000 बिटकॉइन दिए थे, यानी 2 पिज्जा के लिए 10,000 बिटकॉइन का पेमेंट करके पहली चीज खरीदी गई। और पहली चीज क्या थी? 2 बड़े पिज्जा। और इसी कारण से 22 मई को स्पेशली आज के दिन को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और जब मैं वीडियो पोस्ट करूंगा इसी दिन को बिटकॉइन पिज्जा डे कहा जाता है। और दोस्तों इसी से पॉपुलैरिटी थोड़ी बिटकॉइन की बढ़ी और एक आध साल में बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो बढ़ के $1 एक बिटकॉइन के बराबर हो गई। और दोस्तों इसी दौरान इस बिटकॉइन का उपयोग डार्क वेब में इलीगल चीजें खरीदने के लिए भी किया जाने लगा। सन 2013 में बिटकॉइन जो है वो $1,000 प्रति बिटकॉइन के भाव पे पहुंच गया और 2017 में बिटकॉइन $20,000 एक बिटकॉइन के भाव पे पहुंच गया जब जापान ने इसको अलाउ किया। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला और कुछ ही टाइम बाद में $7,000 पे गिर गया जब चाइना ने कई बिटकॉइन एक्सचेंजेस पे बैन लगा दिया था। और अभी कुछ दिन पहले चाइना के बिटकॉइन एक्सचेंज पे फिर से बैन लगाने से पहले ये $63,000 एक बिटकॉइन का भाव था। $63,000 यानी लगभग 50 लाख रुपए, जो कि चाइना के एक्सचेंज पे बैन लगाने के बाद एक ही दिन में 50% के लगभग गिर गया है और अब $30,000 एक बिटकॉइन का भाव आ चुका है। अब दोस्तों लगाता हूं मैं इकोनॉमिक्स का वो रूल जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ेगी। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि सप्लाई तो जो है बिटकॉइन की वो लिमिटेड है, 22 मिलियन पे इसको रोका हुआ है। सॉफ्टवेयर में कोड में ऐसा डाला हुआ है कि 22 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन बन ही नहीं सकते पूरी दुनिया में। तो सप्लाई तो इसकी लिमिट कर दी गई है जिसमें से 18 मिलियन ऑलरेडी माइन किए जा चुके हैं। सप्लाई तो लिमिटेड है लेकिन अब जो डिमांड है वो या तो अपने आप हाई हो रही है या फिर उसको हाई किया जा रहा है जानबूझकर। और यहीं आ जाते हैं दुनिया के कुछ रईस अरबपति एलन मस्क जैसे लोग, जिन्होंने ये बातें दुनिया में फैलाई कि उन्होंने $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं और उनकी जो कंपनी है टेस्ला वो अब बिटकॉइन में पेमेंट स्वीकार करेगी। आप बिटकॉइन देके उनकी कंपनी से गाड़ियां खरीद सकते हैं। ऐसी बातें उन्होंने ट्विटर के जरिए पूरी दुनिया में फैलाई। और दोस्तों इसी बात पे नॉर्मल लोग जो है, जो एलन मस्क को पैसे की दुनिया का और बिजनेस की दुनिया का अपना भगवान मानते हैं, उनकी अनाउंसमेंट सुन के बिटकॉइन खरीदने के लिए भागे दौड़े और सब में होड़ लग गई कि अगर एलन मस्क ने बिटकॉइन में पैसा लगाया है, अगर एलन मस्क बिटकॉइन को स्वीकार कर रहा है तो हमें भी इसको खरीदना चाहिए क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली है। अब दोस्तों जैसा आपको रूल याद है कि डिमांड अगर ज्यादा होगी और सप्लाई कम रहेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। अब डिमांड का तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो रईस है इन्होंने ऐसी बातें फैलाई कि बिटकॉइन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, तो उससे उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी। और क्योंकि इस चीज के पीछे बैकिंग कोई नहीं है तो इसकी डिमांड और सप्लाई जो है, डिमांड जो है वो बस कोई लोग कह देते हैं कि हम बिटकॉइन पे भरोसा करते हैं जो कि बहुत बड़ा रईस है, तो फिर लोग खरीदने के लिए भाग पड़ते हैं। तो डिमांड तो आराम से बढ़ाई जा सकती है इसकी। तो दोस्तों डिमांड तो यूं हाई हो गई लेकिन सप्लाई इतनी कम कैसे हुई, उसके पीछे भी कुछ झोल है और स्कैम की जो जड़ें हैं वो भी यहीं पर है जिनको आपको ध्यान से समझना चाहिए।
बिटकॉइन की माइनिंग की सप्लाई लिमिटेड है, यानी 22 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन माइन ही नहीं किए जा सकते। और दोस्तों आपको बताऊं कि जब तक बिटकॉइन लोगों की नजर में आया और एक मेन स्ट्रीम में आया और जब उसके प्राइस थोड़े बढ़ने लगे, थोड़े उसके प्राइस आने लगे, तब तक उसका एक बड़ा पोर्शन ऑलरेडी माइन किया जा चुका था, जिसको माइन करने वाले लोगों ने उसे बहुत कम कॉस्ट में माइन किया था। और जो बड़ा पोर्शन है वो उन लोगों ने माइन करके अपने पास रख लिया। अब ये कौन लोग हैं, ये कहाँ रहते हैं, इसका पता कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि बिटकॉइन की सबसे बुरी बात यह है कि इसको किसने रखा हुआ है। आप उसका आईडी देख सकते हो, लेकिन उसको देख के आपको ये नहीं पता चलेगा ये कौन है, ये कहाँ रहता है, ये ज्यादा आदमी है या फिर ये एक ही आदमी है। किसी भी बात का आप पता नहीं लगा सकते कि ये पैसा जो है वो किसके पास है। तो बहुत बड़ा एक भाग बिटकॉइन का माइन हो गया और बहुत से लोगों के पास में बहुत ज्यादा मात्रा में बिटकॉइन पड़े हैं आज की डेट में, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये लोग कौन है। तो दोस्तों इस बात से मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि सप्लाई जो है 22 मिलियन से ऊपर हो नहीं सकती, और उस 22 मिलियन में भी बहुत बड़ा पार्ट सिर्फ कुछ एक लोगों के हाथों में पड़ा है, कुछ एक लोगों के पास है। यानी आप और हम जो बिटकॉइन खरीद रहे हैं $63,000 की भाव पे, $30,000 के भाव पे, वो सिर्फ एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। यानी आपने आइसबर्ग देखा होगा, ये फोटो आप देख रहे हैं आइसबर्ग की। आइसबर्ग जो होता है वो होता है समुद्र में तैरती हुई बर्फ। ऊपर से पानी के ऊपर आपको वो छोटी सी दिखती है कि भाई ये पूरी इतनी है, लेकिन पानी के नीचे उसका बहुत बड़ा भाग रहता है जो आपको दिखता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन की जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है उसको खरीदने के लिए आप और हम होड़ लगा रहे हैं, क्योंकि हमें वही दिख रही है, उसको ही मार्केट में छोड़ा गया है। बाकी का जो बिटकॉइन जितना होते थे वो पहले से वो माइन करके अपने पास उन्होंने रख लिया है और उसको वो अपने पास ही रखे हैं, उसको मार्केट में वो निकाल नहीं रहे हैं। तो इससे हो रहा क्या है, इससे आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ रही है और आर्टिफिशियली सप्लाई भी कम की जा रही है। अब मान लीजिए आपने सुना होगा कि जो प्याज है वो 100 रुपए किलो के भाव पे बिकते हैं, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी होता है कि जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट है वो क्या करते हैं, सारे प्याज जो उगते हैं हमारे खेतों में उनको खरीद कर रख लेते हैं। अब लोगों को प्याज चाहिए, लोग बोलते हैं प्याज दो प्याज दो, और प्याज वो अपने पास रखे हुए, उन्होंने बाहर निकाला नहीं, तो लोग मांगते हैं प्याज, और जो बेचने वाले उनके पास प्याज नहीं होते, तो उनके पास जितने भी प्याज रहते हैं, मान लीजिए 1 किलो प्याज है, खरीदने वाले 20 आदमी है, तो भाव धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, और जो 10 रुपए किलो में प्याज बिक रहा होता है उसके भाव हो जाते हैं 100 रुपए किलो। और जब 100 रुपए किलो भाव हो जाते हैं तो जो स्टॉकिस्ट है जिन्होंने रखा हुआ है वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े प्याज बेचता है, क्योंकि एक साथ खूब सारा प्याज भी अगर वो मार्केट में लेके आएंगे तो फिर भी भाव एकदम नीचे हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा प्याज मार्केट में आ जाएगा, खरीदने वाले इतने नहीं आएंगे एक साथ, तो भाव हो जाएंगे नीचे। तो वो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े प्याज निकालते हैं जिससे कि वो 100 के आसपास के भाव में बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो यही हो रहा है बिटकॉइन के साथ। बिटकॉइन के जो आप और हमको दिख रहे हैं मार्केट में अवेलेबल बिटकॉइन खरीदने के लिए, वो सिर्फ थोड़े से हैं, और जो बहुत सारे बिटकॉइन है वो स्टॉकिस्ट, यानी ये जो लोग जिन्होंने इस पूरे स्कैम को प्लान किया है वेल प्लान तरीके से, उनके पास माइन किए हुए पड़े हैं और वो उनको निकाल रहे नहीं है। और वो उनको क्यों नहीं निकाल रहे हैं, जिससे कि मार्केट में बिटकॉइन की सप्लाई आर्टिफिशियली कम की जा सके। और ये जो एलन मस्क जैसे लोग हैं, ये बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बिटकॉइन को प्रमोट कर रही है। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि ये लोग भी इस स्कैम का पार्ट है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं उस हिसाब से संभावना ये निकलती है कहीं ना कहीं इनका भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान है। तो ये आर्टिफिशियल डिमांड बढ़वा रहे हैं लोगों को दिखा के कि भाई आप बिटकॉइन खरीदो, बिटकॉइन में बहुत पैसा है, और इसकी डिमांड सप्लाई उन्होंने कम की हुई क्योंकि उन्होंने अपने पास बिटकॉइन रखे हुए, उसको वो निकाल ही नहीं रहे बाहर। आपके जो दिख रहे हैं आपको थोड़े से बिटकॉइन है मार्केट में, अब उसको लेने के लिए खूब सारे आदमी आ रहे हैं, है थोड़े से, तो पैसे जो है उसके भाव जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी का कारण क्यों बता रहा हूं मैं कि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इनका कारण हो सकता है कि ये जानबूझ के इसकी डिमांड बढ़वा रहे हैं ताकि ये बहुत कमा सके। एलन मस्क ने $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे, और खरीदते उसने अनाउंसमेंट किया कि मैंने ये खरीदे। जैसे ही उसने अनाउंसमेंट किया बहुत से लोग खरीदने के लिए भागे, और जो बिटकॉइन के भाव $30-35,000 पे चल रहे थे वो $63,000 यानी मोर देन डबल हो गए। और उसी टाइम पे एलन मस्क ने भी अनाउंस किया कि हम बिटकॉइन को अलाउ करते हैं, हमारी कंपनी में पेमेंट के लिए आप बिटकॉइन दे सकते हो। लेकिन उसी के 1-2 महीने बाद में अब एलन मस्क फिर से ये अनाउंस करते हैं कि हम बिटकॉइन अब नहीं लेंगे। बिटकॉइन को माइन करने में बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो अब हम बिटकॉइन को अलाउ नहीं करते हैं हमारी कंपनी में। और इससे बिटकॉइन के भाव इतने नीचे आ गए, अनाउंसमेंट से सिर्फ ये भाव ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि एलन मस्क जिसकी कंपनी है स्पेस एक्स, जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजती है, जो खुद एक इंजीनियर है, जिसको सब चीजों की समझ है, तो क्या उसको 1 महीने पहले बिटकॉइन खरीदते वक्त इस चीज की समझ नहीं थी कि इससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है? उस वक्त उसने ट्वीट करके दुनिया को क्यों बताया कि मैं बिटकॉइन खरीद रहा हूँ, बिटकॉइन अच्छा है, बिटकॉइन हम अलाउ भी करेंगे? तो इसके पीछे सीधा सीधा एक स्कैम पे इशारा जाता है कि सबसे पहले मार्केट में फॉल्स न्यूज फैला के उसके भाव बढ़वाइए, डिमांड बढ़वाइए तो भाव बढ़ेंगे। फिर आपने जो खरीदा है उसको धीरे धीरे निकालते रहिए और फिर उसको निकाल दीजिए। आपने जो भी खरीदा उसको हाई, मतलब कम भाव में मैंने खरीदा, मैंने भाव बढ़वा दिया, अब मैंने ज्यादा भाव में बेच दिया। अब मैं जैसे बेचूंगा, मैं तो ज्यादा भाव में बेच के निकल गया, लेकिन ज्यादा चीज आ जाएगी मार्केट में तो भाव फिर से नीचे आएंगे। अब भुगतेगा कौन?
वो लोग जिनको इनके बारे में, इस खेल के बारे में कुछ नहीं पता था, जिन्होंने अपनी कुछ कमाई मेहनत की लगाई इसमें, वो लोग भुगतने वाले हैं लास्ट में, क्योंकि उनको नहीं पता होगा कि भाव कैसे मैनिपुलेट किए जा रहे हैं और कब भाव कम होने वाले, कब ज़्यादा होने वाले। लेकिन बड़े खिलाड़ी जो है उनको हर चीज़ का पता रहेगा कि कब भाव बढ़ेंगे और कब भाव कम होंगे। तो दोस्तों ये बिटकॉइन जो है ये और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा स्कैम साबित होने वाला है 21वीं सदी का। और मैं तो आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अगर मेहनत से कमाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिटकॉइन में बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसकी वैल्यू डिराइव करती हो। इसकी वैल्यू हवा में से निकल के आती है, मतलब कुछ एक लोग हैं जो मैनिपुलेट करते रहते हैं इसकी वैल्यू को। अगर मैं आपको कहूं कि टाटा कंपनी का एक शेयर है जो कि 600 रुपए में बिक रहा है, तो उसके पीछे उसकी वैल्यू को डिराइव करने के लिए पूरा एक बिजनेस है टाटा का, यानी उस बिजनेस का वो एक शेयर है, उस बिजनेस में आपको हिस्सा मिल रहा है, एक हिस्सा 700 रुपए में। तो पूरा वो स्टील का बिजनेस है जिसमें काम करते हैं लोग भी, जिसमें प्रॉफिट भी कमाया जाता है, सारी चीजें। लेकिन बिटकॉइन के पीछे क्या है? बिटकॉइन के पीछे कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन के पीछे सिर्फ ट्वीट्स है कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन के, जो उस भाव को बढ़ाते और घटाते रहते हैं। और बाकी वो लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन अपने पास पहले से रखे हुए हैं। वो क्यों रखे हुए हैं? ताकि वो आर्टिफिशियली सप्लाई को कम कर सकें, जिससे कि डिमांड बढ़े तो भाव बहुत बढ़े, और वो थोड़े थोड़े भी बेचे तो भी वो बहुत भयंकर प्रॉफिट कमा सकेंगे। आज आप $63,000 में या फिर $30,000 में एक बिटकॉइन खरीदते हो, लेकिन जिन्होंने माइन किया था उन्होंने 17 रुपए में एक बिटकॉइन माइन कर लिया था, 17 रुपए में एक बिटकॉइन खरीद लिया था, जिसके आज भाव है 30-40 लाख रुपए। तो उनका प्रॉफिट कितना ज्यादा था? आप $30,000 में भी खरीद के कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, क्योंकि जब भी ये स्कैम जो है वो फूटेगा, स्कैम का पर्दाफाश होगा, किसी के भी बिटकॉइन की कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। तो दोस्तों मैं तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास फालतू पैसा पड़ा है तो आप ये रिस्क लीजिए। अगर आप मेहनत से अपना पैसा कमा रहे हैं तो बिटकॉइन में बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर भारत में भी ऐसे हैं जो कि बिटकॉइन का राग अलापते रहते हैं ताकि वो कूल दिख सके, वो दिख सके कि वो मॉडर्न इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं, वो थोड़े ज्ञानी दिखाई दे सके। लेकिन पूरा जो एनालिसिस है वो कोई नहीं बताएगा आपको। ये कोई नहीं बताएगा कि इसमें इतना ज्यादा रिस्क है कि आप जो पैसा लगाएं उसमें आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिले। डबल तो छोड़िए, आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की मेरे को स्कैम लगता है पूरा। बिटकॉइन 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्कैम होगा जब भी ये उजागर होगा। तो आप अपने मेहनत का पैसा इसमें मत लगाइए, लेकिन फालतू का आपके पास पैसा पड़ा है तो उसको आप लगा के रिस्क ले सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ में, और ये ज्ञान अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताते रहिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी पता चले और वो भी इस वीडियो को प्रमोट करें। दोस्तों मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं IT पंडित। वीडियो देखने आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में।